आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 29 हिस्सात सुन चुके हैं। अब किस्त 30 मुलाहिज़ा फरमाए। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। उसने अपना खून आलूद चेहरा ऊपर उठाकर भराई हुई आवाज़ में कहा। उसका चेहरा खून में डूबकर उस कदर भयानक हो चुका था कि निशात ने फेरी से लेकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। जुबान बंद रखी तो मैं चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। अब मुझे कोई फ्रेम नहीं चलेगा। तुम्हारा हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। हम में से जिसको जितना हुक्म दिया जाए उसी कदर काम करता है। अपनी मर्जी से अकामात में रद्दो बदल नहीं कर सकता, चाहे तुम इस औरत के साथ ही हो। गुड, फिर तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम किसी रो रियायत से काम नहीं लेंगे। जुबान बंद रखी तो मैं चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। अब मुझसे कोई फ्रेम नहीं चलेगा। तुम्हारा हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। हम में से जिसको जितना हुक्म दिया जाए उसी कदर काम करता है। अपनी मर्जी से अकामात में रद्दो बदल नहीं कर सकता, चाहे तुम उसी औरत के साथ ही हो। गुड, फिर तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम किसी रो राय से काम नहीं लेंगे। मैंने सर लहजे में कहा। सुबह के अखबारात से तुम्हें पता चलेगा कि आज का दिन तुम लोगों पर किस कदर भारी गुजरा है। उसकी आंखों में भी यकीनी सी लहराने लगी। सुबह के अखबारात का मैंने दानिस्ता जिक्र किया था ताकि उसे जिंदगी के इम्कानात की तरफ भी तवज्जो दिला सकूं, और वो मेरा इशारा भांप किया था। लेकिन ये नहीं समझ सका था कि मैं वाकई राहत देने पर आमादा था या उसे बहलावा दे रहा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? आखिर जिंदा रहने की उम्मीद उसकी हट दरमी पर गालिब आ ही गई। तुम बराह रास्त किसको जवाब दे हो? अपनी फर्म के MD को। उसने बिला तवक्कुफ जवाब दिया। उसका नाम और बता। मैंने अपने हाथ में मौजूद #32 के स्मिथ एंड ब्राउनी को जुम्बश देकर सवाल किया। सब उसे बास ही कहते हैं। कागजात में उसका नाम TA मलिक दर्ज होता है। पते से मैं वाकिफ नहीं हूँ। उसने बिला जिक जवाब दिया, जिसका मतलब था कि वो सच ही बोल रहा था। उससे हदायत कैसे लेते हो? अहम कागजात पर तो उसी का दस्तखत होते हैं। उसका तरीकाकार क्या है? मुझे फर्म के हर मामले में पूरी आज़ादी है। उसकी तरफ से मुझे मुख्तार नामा मिला हुआ है। हर अहम और गैर अहम कागज पर मेरे ही दस्तखत चलते हैं। कोई खास मामला हो तो वो खुद फोन कर लेता है। तुमने उसे देखे बगैर इदारे की मुलाजमत कैसे इख्तियार कर ली? मैं 6 बरस से इसमें हूँ। मुझे मुलाजम रखने वाला मेरी जगह हुआ करता था। 2 माह बाद बास ने फोन पर बराह रास्त मुझे पूरा चार्ज संभालने की हिदायत की और मुझे मुलाजम रखने वाला अगले रोज ही मुझे चार्ज देकर रुखसत हो गया। MD से बराह रास्त मुलाकात की कभी नौबत ही नहीं आई, ना उसके बाद चार्ज देने वाला कभी नजर आया। मुख्तार नामा वगैरह तुम तक कैसे पहुंचा? ऐसे मामला डाक के जरिए तय पाते हैं। और तुम्हें कभी यह तरीकाकार गैर फितरी या मशकूक महसूस नहीं हुआ? हमेशा ही शुबहात का शिकार रहा हूं, लेकिन मुझे खतीर तनख्वाह मिल रही है। कोई किसी फेल के बारे में बाज पुरुष नहीं करता, तो मुझे क्या पड़ी है कि उसका खोज लगाने की कोशिश करूं, और वह कभी दफ्तर नहीं आया, कम अज कम मेरे इल्म में नहीं। उसने बफसूख लहजे में कहा। हीरोइन की बरामद में उसका हाथ है। मैंने बराह रास्त सवाल किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हीरोइन हरगिज नहीं। एशियन सिंडिकेट दस्तकारियों वगैरह का बरामदी इदारा है। हीरोइन या ऐसे किसी गंदे धंधे से हमारा कोई वास्ता नहीं। सुल्तान शाह उसके करीब खड़ा था। मेरा इशारा पाते ही उसने नसीर खान की गर्दन पर भरपूर हाथ रसीद किया और वो हिल कर रह गया। यह ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। वो अपनी गर्दन सहलाते हुए एहतजाज अमेज लहजे में बोला। सीधा साधा काम करते हो तो उस लड़की के दफ्तर से निकलने के बाद उसे अगवा करने की कोशिश क्यों की गई थी? मैंने अहानत अमेज लहजे में सवाल किया। कारोबारी रकाबत। वो अपनी बात पूरी न कर सका क्योंकि उस बार सुल्तान शाह ने पूरी कुव्वत से उसका जबड़ा सहला दिया था। सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ, मैंने ज़रीले लहजे में कहा, वरना ये याद रखना कि मौत की आरजू के बावजूद आसानी से न मर सकोगे। तुम्हारा एक एक आजू काट कर अलग कर दूंगा। खुदा के लिए मुझे चाहने दो। निशात रो देने वाले लहजे में गिड़गिड़ाई। ये सब मुझसे न देखा जाएगा। आंखें बंद कर लेना अपनी। सुल्तान शाह ने बेरहमाना लहजे में कहा। तुम लोग कौन हो? आखिर नसीर खान ने थूक निगलते हुए सवाल किया। तुम्हारे हरीफ, मैंने ठीक है लहजे में कहा। अब ज्यादा दिन इस मैदान में तुम्हारी अजारादारी बरकरार नहीं रह सकेगी। तुम्हारा बाप सिर्फ इसीलिए बार बार बदअहदी का इर्तिकाब करता है कि वो खुद पर्दा नशीन है। जो मोहरे हमारे सामने लाता है उनके पिट जाने का उसे जरा भी मलाल नहीं होता। लेकिन अब हम उस चूहे को उसके बिल से निकाल कर सरेआम रुसवा करेंगे। इस बारे में वो बराह रास्त अहकामात जारी करता है। उसने थके हुए लहजे में कहा। तरीकाकार क्या होता है? वो बराह रास्त मुझे फोन पर मुतल्ला करता है कि फलां इंक्वायरी में शुगर की कितनी मिकदार शामिल होगी। उसी के मुताबिक दाम दिए जाते हैं। ये कहते हुए वो खासा खौफजदा नजर आने लगा था। उसका मतलब है कि वो रोजमर्रा की दफ्तरी खतो किताबत से पूरी तरह बाखबर रहता है। वो सर हिला कर रह गया। दफ्तर में आने वाली लड़की के बारे में तुमने फोन पर किस ऊपर वाले को इतला दी थी? उसे चंद सानियों तक सोचने की मोहलत देने के बाद मैंने सवाल किया। वो खुदाया। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उसके खून आलूद चेहरे पर कर्ब में डूबी हुई लकीरें ऊपर आई। मैं किस इम्तिहान में पड़ गया? ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसके आसाब बिखर कर रह गए हूँ। जवाब दो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने उसे धमकी दी। इतना कुछ बताने के बाद अगर तुमने जिंदा छोड़ दिया तो मुझे माफ नहीं करेगा। पहले मैं धोखा खा गया था। अगर शुबा भी हो जाता तो मेरी जुबान से एक लफ्ज भी ना निकलता।
वो शिकस्त खोरदा लहजा में बोला, या और भी अच्छा है। मैंने उसकी हौसला अफजाई की। हम खुद से तो उसे बताने से रहे कि हमें मालूमात फराहम करने वाले तुम हो। मैंने पहले ही कहा था कि उसे हटा दो। वो निशात की तरफ इशारा करके बोला, ये बज़ाहिर मेरी दोस्त जरूर है, लेकिन तुम इन लोगों के तरीकाकार से वाकिफ नहीं हो सकता है कि मुझ पर निगाह रखने की नीयत से मेरे करीब आई हो। ये तुम्हारा अपना मामला है, चाहोगे तो चाहते हुए इसका पत्ता साफ कर देंगे। मैंने बेपरवाही से कहा। वो एक बार फिर बिलक कर रो पड़ी, नहीं मुझे ना मारना, मैं मरते दम तक जुबान नहीं खोलूंगी। मैं किसी की मुखबरी नहीं करती, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। खत्म करो। मैंने जलाओ लहजा में निशात को डांटा और वो सहम कर खामोश होगी, लेकिन उसके होंठों के लरसते हुए गोशे उसकी अबतर हालत की चुगली खा रहे थे। बोलो। इस बार मैंने नसीर को टोका, अब उसे दूसरे कमरे में भेज दो। उसने गोया हथियार डालते हुए कहा, ताकि तुम दोबारा मुझ पर हमला कर सको। मैंने जहरीले लहजे में कहा, अब कुछ बाकी नहीं रहा, मुजाहमत किस लिए करूंगा। इसके लहजे में बेपनाह मायूसी उमड़ाई थी। सुल्तान शाह मेरे इशारे पर निशात को अपने हमरा ले गया। मुझे कोई बात MD तक पहुंचानी हो तो मैं उस नंबर पर रजू करता हूँ। तखलिया हो जाने पर उसने एक फोन नंबर तुराते हुए कहा, इस नंबर पर ब्लैक गन के कोड से एक शख्स से बात होती है जिसका असल नाम कमाल है। वो मेरा पैगाम आगे बढ़ा देता है और मैंने खतो किताबत के बारे में गलत कहा था। रोजमर्रा की सारी खतो किताबत की एक नकल में शाम को दफ्तर में यकजा करके अपनी मेज पर छोड़ाता हूँ। अगली सुबह वो नकूल दफ्तर से गायब होती है। अगर उनमें कोई काबिल जिक्र बात हो तो MD मुझे फोन पर हदायत दे देता है, यानी छुट्टी के बाद कोई दफ्तर में दाखिल होता है। आता ही होगा, वरना फोटो कापियां कहाँ जाती हैं। ये बरसों से लगा बंधा मामूल चला रहा है। वो अपना सीना रगड़ते उदास लहजे में बोला, और तुमने इस बारे में कभी जानने की ख्वाहिश महसूस नहीं की। शदीद ख्वाहिश के बावजूद कभी जिसारत न कर सका। वो गहरा सांस लेकर बोला, दफ्तर का वक्त सुबह 9 से 5 बजे तक है। मुझे सख्त ताकीद है कि ज्यादा से ज्यादा 5:10 पर दफ्तर खाली हो जाना चाहिए और अगली सुबह 9 से पहले कोई भूल कर भी दोबारा दफ्तर का रुख न करे, वरना इबरतनाक सजा दी जाएगी। चौकीदार से भी कुछ मालूम ना हो सका। डर लगता है कहीं वो भी ब्लैक गन का नमक ख्वार न हो। निशात का क्या जोग्राफिया है, दफ्तर में काम करती है। 4 साल पहले शादी हुई थी। 7 रोज बाद शोर नौकरी के सिलसिले में मशरक़ी वस्ता चला गया। वो बीवी को बुलाने से कतराता है। हर साल छुट्टियों पर आता है और बेलावा देकर चला जाता है। निशात को जिद सी हो गई है कि जब तक वो मुस्तकिल तौर पर नहीं आएगा या अपने पास नहीं बुलाएगा, वो नौकरी ही करती रहेगी। वो खुद को ना सुहागन समझती है ना बेवा, बस उसी घुटन में गुमराह हो गई है। उसकी माँ को शायद अपनी बेटी के दुख का एहसास है, क्योंकि वो हफ्ते अशरे में एक आध रात की गैर हाजिरी पर उससे कोई बास पुरस नहीं करती। फिर तुम्हें उस पर शुबा क्यों है? हालात, जिन हालात से मैं दो चार हूं, उनमें अपने साय से भी खौफ आने लगता है। फिर ये तो उसकी कहानी है, सच न जाने क्या होगा। तुम अपने मौजूदा हालात से मुतमिन हो। जब तक तही दस्ता सारी बातें बहुत सनसनीखेज और शानदार नजर आती थी। अब यकसानियत और पाबंदियों से उकता गया हूँ, लेकिन नजात के सारे रास्ते बंद हैं। मैं चलते फिरती किसी कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता। आइंदा तावन करोगे? वो बेजान अंदाज में हंसा करना ही पड़ेगा। पहले मुलाजमत के सिलसिले में ब्लैकमेल हो रहा हूँ, अब गद्दारी के लिए तुम हर वक्त धौंस दे सकते हो। उससे 3 नाम, एक फ़ोन नंबर मालूम हुआ था, जो मैंने उसकी तस्दीक के बाद वहीं नोट कर लिया। उसके अलावा भी उससे बहुत सी कारामद बातें मालूम हुई थी, जिनमें अहम तरीन ये थी कि एशियन सिंडिकेट की आड़ में काम करने वाली खुफिया तंजीम का कोई अहम हरकारा 5 बजे के बाद उस दफ्तर में जरूर आता था। तुम सूरत नहीं दिखाओगे अपनी, उसने फरमाइश की। हालात, मैंने उसकी अंदाज में दोहराया। दिखाना होती तो छुपाने की क्या जरूरत थी हमें। फिर मैंने आवाज़ देकर सुल्तान शाह को भी वहीं बुला लिया। उसकी राय थी कि रवानगी से पहले उन दोनों को अच्छी तरह बांध दिया जाए, लेकिन नसीर खान गिड़गिड़ाने लगा। हमारी रवानगी के बाद वो अपनी हालत दुरुस्त करना चाहता था ताकि किसी और को उसकी विपता का इल्म ना हो सके। आखिर ये तय पाया कि फोन के तार काट कर उन दोनों को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां से वो थोड़ी देर बाद आज़ाद हो सके। उन्हें कमरे में बंद करके हम दोनों ने अपने चेहरों से नकाब उतारे और फिर नसीर खान के मकान से निकलकर अंधेरे में तेजी से एक तरफ बढ़ गए। ये तो कुछ भी ना हुआ। कुछ दूर निकल आने के बाद सुल्तान शाह ने कहा, बहुत कुछ हुआ। मैंने कुछ दिली के साथ कहा, जरूरी नहीं कि मार धाड़ के बगैर कोई बड़ी कामयाबी ना हो। मैं तो समझ रहा था कि भाभी के साथ होने वाली ज्यादती पर तुम उसकी खाल गिरा दोगे। उसे नुकसान पहुंचा होता तो जरूर यही करता, लेकिन वो बाद में भी हमारे काम आता रहेगा। उसे बहुत कारामद बातें मालूम हुई हैं। फिर अब कहाँ का इरादा है? फिलहाल होटल। मैंने कहा, हम गजाला को बताए बगैर आए हैं, वो परेशान हो रही होगी। वो हंसा। औरत को मैं इसीलिए दुम कहता हूँ। ये क्या बात हुई? दुम का कोई मसरफ नहीं होता, लेकिन हर वक्त उसकी फिक्र ही करनी पड़ती है। भाभी साथ न होती तो इसी एक रात में हम न जाने क्या कुछ कर गुजरते। मैं थक गया हूँ। फिर ये भी ना भूलो कि तुम्हारी भाभी ही की वजह से हम नसीर खान पर हाथ टालने में कामयाब हो सके, वरना मैं तो उस दफा शायद एशियन सिंडिकेट का रुख भी ना करता। वो मासूमाना शौकी के साथ हंसा। चलो मैं अपनी सुसी की लेता हूँ। सारी औरतें दुम होती हैं अलावा भाभी की। अगली सुबह के अखबारात की चिंगारती सुर्खियां रात के वाकयात से भरी हुई थी। शहर की फैशन एबल और साफ सुथरे से रहायशी इलाके की इमारत में हौलनाक आतिश सनी हुई थी, जिसकी इतला मिलने पर आग बुझाने वाला अमला जाए वकूआ पर पहुंचा तो उस मकान के अहाते से खून में लथड़ी हुई एक भयानक लाश दरियाफ्त हुई।
जिसका पेट बेरहमी के साथ चाक कर दिया गया था और मकतूल की आंतें नीम पुख्ता जमीन पर बिखरी हुई थी। आखिरी इतलात आने तक आग के फलक बोझ शोलों पर काबू नहीं पाया जा सका था। अखबारात की अशात के लिए जाने तक इमारत में से हौलनाक धमाकों का सिलसिला भी शुरू हो गया था, जिसकी वजह से गर्म राख, सुलगता हुआ मलबा और चिंगारियां दूर तक उड़ने लगी थी। लिहाजा आग बुझाने वालों को पीछे हटना पड़ा, जिसके नतीजे में उनकी कार्रवाइयों का असर कमजोर पड़ गया। ऐनी शाहिदों के मुताबिक वो धमाके बारूदी महसूस हो रहे थे और उनका तसलसल आतिश ज़दा इमारत में भारी मिकदार में आतिशगीर मादों के जखीरे की निशानदही कर रहा था। दूसरी खबर चलती कारों से अंधाधुंध फायरिंग के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 नौजवान गदागरों के कत्ल के बारे में थी। मकतूलीन में कई बातें मुश्तरक थीं। वो नौजवान और सेहतमंद थे क्योंकि कामत और जिसामत कमोबेश यकसा थी। तीनों के जिस्मों पर फटे हुए लिबास थे। नामानिगारों के क्यास के मुताबिक तीनों वारदातों के मुजरिम एक ही थे, क्योंकि हर वारदात एक ही अंदाज में की गई थी। पुलिस की तफ्तीश जारी थी, लेकिन अखबार वालों ने राय जाहिर की थी कि कातिलों ने जुनून के आलम में वो कत्ल किए थे। शायद उन्हें अपने किसी ऐसे हरीफ की तलाश थी जिससे वो खुद पूरी तरह वाकिफ नहीं थे, लेकिन शुबा था कि उनके मतलूबा शख्स का हुलिया मरने वाले बदनसीब गदागरों से मिलता जुलता रहा होगा। 3 मरने वालों में से 2 ज़हनी तौर पर कतई नाकारा और बेजरत थे। उस बुनियाद पर आम राय यही थी कि वो तीनों धोखे में मारे गए, पर कातिलों को तलाश किसी और ही की थी। किसी बड़ी पेशरफ्त का इन्हिसार लाशों से निकाले जाने वाली गोलियों के तजिज़िये पर मुनहसर था। अगर वो एक ही हथियार से चलाई गई थी तो पुलिस अपनी सारी कोशिश एक ही समत में मरकूज कर देती, वरना वो 3 मुख्तलिफ मामलात तसव्वुर किए जाते। ये तो ओदम बर्पा करवा दिया आपने पूरे शहर में। गजाला ने अखबार एक तरफ डालते हुए तहय्युर अमेज़ लहजे में कहा, जब गिरोहबंद आपस में टकराते हैं तो यही कुछ हुआ करता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, गिरोहबंद? उसने हैरत से कहा, आप कब से इस जुमरे में आ गए? तुम्हारे साथ कराची छोड़ते ही मेरा गिरोह बन चुका था, और ये और बात है कि हम सिर्फ 3 हैं और वो ला तादाद। और ये तो इब्तदाई इश्क है, चाहे ये मामला कुछ ज्यादा ही संगीन सूरत इख्तियार कर लेगा। इससे ज्यादा क्या संगीन होगा? बारूदी धमाकों ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैंने संजीदगी से कहा, हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। धमाकों का क्या चक्कर है? वो यकीनन बारूदी धमाके हैं। शायद उस इमारत में असलहा और बारूद के बड़े बड़े ज़खायर पोशीदा थे जो हिद्दत से फटने लगे हैं। ये लोग बहुत कानूनी कामों में मुलव्वस नजर आते हैं, यानी असलहा भी बेचते हैं। जो लोग हीरोइन जैसे सफूफ की सौदागरी करते हों, वो असलहे की स्मगलिंग का खतरा हरगिज मोल नहीं ले सकते। एक हीरोइन से वो इतना कमा सकते हैं जो टनों असलहे की स्मगलिंग में नहीं कमा सकते। ये तो कोई और ही चक्कर मालूम होता है। मुझे भी तो कुछ बताइए ना। मैंने तुम्हें बताया था कि बैनुल-अक़वामी सेमिनार के खुले इजलास में क्या कुछ कहा गया था। शायद वो सब दुरुस्त ही था। हीरोइन हमारे मुल्क के लिए एक नया नशा है। इसकी मोहलक टेक्नोलॉजी खतीर रकूम सर्फ करके पहले अफगानिस्तान बरामद की गई, वहां से ये फन सरहद पार हमारे घर पहुंचा दिया गया। ये दरअसल हमारी हुकूमत के दुश्मनों और गैर मुल्की एजेंटों के लिए एक खुला इनाम है। जब A2 और उसकी तंजीम इस इनाम से फैज़याब हो रही है तो उसे फरीक सानी के मफाद में भी काम करना पड़ेगा। मुझे शुबा है कि इस वीरान इमारत में जो असलहा आग की जद में आया है, किसी मुनासिब मौका पर यहाँ अफरा तफरी और इंतशार फैलाने के लिए जमा किया गया था, लेकिन आपने उसे तबाह कर दिया। वो फखरिया लहजे में बोली, फकर न करो गजाला, ये रोने का मकाम है। तंजीम को बड़ों को भनक भी मिल गई तो मैं जिंदा न रह सकूंगा। वो बहुत रसूख के मालिक है, मुआशरे में बाइज्जत मकाम रखते हैं। सिकंदर अली तुम्हें याद होगा। इस देसी माफिया से टकराना आसान नहीं है। इस असलहे और हीरोइन के ताल्लुक के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन पूरे मुल्क में हर एक इसी असलहे की स्मगलिंग का सीधा सा मामला समझेगा। आप किसी सरकारी एजेंसी के जिम्मेदार अफसर को एतमाद में ले सकते हैं, वो बोली, और उसके चंद ही घंटों के अंदर मेरी खोपड़ी में चंद तोले पिघला हुआ शीशा उतार दिया जाएगा। तुम ये क्यों भूल रही हो कि ये लोग तुम्हारे तसव्वुर से कहीं ज्यादा बाअसर है। हर हल्के में आला दर्जे के मुहिब्बुल वतन शहरी समझे जाते होंगे। दफ्तरों का अपना लगा बंधा तरीकाकार है, सो वहाँ मालूमात एक शख्स तक महदूद रखकर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। फाइल बनती है और बहुत से हाथों से गुजरती है, उन्हीं में से कोई हाथ बिका हुआ होता है और यूं हर मुखलिसाना कोशिश नाकाम हो जाती है। मुझे रास्ते से हटाने के बाद वो उस वक्त तक महफूज मामून रहेंगे जब तक उनकी सफ़ों में कोई दूसरा बागी पैदा नहीं होता। उनका निज़ाम तुमने देख लिया कि पूरी कोशिश के बावजूद A2 मेरे लिए महज एक ख्वाब बना हुआ है। मुझे हैरत है कि फिर बाकी राज कैसे महफूज रहते हैं। हर शख्स अपने मफाद के पीछे दौड़ता है, इससे आगे हर एक ख्वाह वो मुजरिम ही हो, मुहिब्बुल वतन होता है। हीरोइन के सौदागर समझ रहे हैं कि वो अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। साजिशें और बैरूनी दिलचस्पियां उनकी निगाहों से ओझल हैं। अगर उन्हें अकल आ जाए तो शायद वो आज ही राह रास्त पर आ जाएं, लेकिन दौलत की बेपनाह रेल पेल ने उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं। मैंने किसी से सुना था कि हमारी हुकूमत मंशियात फरोशों पर जुल्म करती है। ये हमारे मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाते हैं और फिर मगरिब की नई नस्ल को नित नए नशों के सरूर में उलझाकर उनसे अपना सदियों पुराना इंतकाम भी ले रहे हैं।
वो मेरी गुफ्तगू से मुतासर होकर बोली, ये खाम ख्याली है तुम्हारी। वो अपना सरमाया गैर मुल्कों में रखते हैं, उसका थोड़ा बहुत हिस्सा काला धन बनकर मुल्क में आता है तो मईशत को इस्तेकाम देने के बजाय तबाह करने लगता है। और इंतजाम की बात करो तो जरा कामरान को भी याद कर लो, वो कौन से मगरिब के शहरी है। अब तो गली गली हीरोइन बिकने लगी है। ये नशा मगरिब तक तो बाद में पहुंचता है, पहले अपनी गुजरगाहों पर तबाहियां बखेरता चला जाता है और ये रास्ते हमारे घरों के दलान से गुजरते हैं। तो ये चक्कर यूं ही चलता रहेगा। उसके बचने पर मायूसी उभर आई। न जाने कामरान के नाम का असर था या मेरी बातों का, शायद नहीं। मैंने पुरयकीन लहजे में कहा, अब तक सारी कोशिशें बाहर से हो रही थी, अब मैं अंदर से बेकुनी पर तुल गया हूँ। A2 ही तनहा तो हीरोइन नहीं बेचता होगा। छोटे मोटे बेशुमार लोग हैं, लेकिन मैंने उस तंजीम को बहुत करीब से देखा है। अपने डिसिप्लिन और तरीकाकार के सबब अमलन वो मंशियात की दुनिया का बेताज बादशाह है। जिस दिन वो तबाह हुआ, सारे खुदरू ताजर यूं चूहों की तरह अपनी बिलों में दुबक जाएंगे जैसे बाहर निकले ही नहीं थे। नसीर खान भी उसकी निशानदेही न कर सका। वो तासुफ अमेज लहजा में बोली, वो तो शायद A2 के वजूद से भी लाइल्म है। वो बहुत निचले दर्जे का आदमी है, लेकिन बहुत सी काम की बातें मालूम हुई हैं उसे। इन 3 नामों से कोई बात नहीं बनती। और मैं चौंक पड़ा। तुमने खूब याद दिलाया, थोड़ी सी छेड़छाड़ का मौका मिला है तो उसे जाया नहीं करनी चाहिए। कैसी छेड़छाड़? उसने हैर से पूछा। नसीर खान से मिलने वाले 2 नाम मेरा निशाना बनेंगे। मैं हंसते हुए बोला, कमाल का फोन नंबर है मेरे पास, दूसरे का नाम खालिद है। उस आतिशजनी के सिलसिले में पुलिस बहुत परेशान होगी। 2 नाम मैं फराम कर देता हूँ। वो पकड़े जाएंगे तो A2 को जरूर तशवीश लाहक होगी, लेकिन कैसे? मेरी तजवीज़ उसकी समझ में ना आ सकी। आईजी को एक गुमनाम फोन कर देता हूँ कि कमाल और खालिद को आतिशजनी और सलहे के बारे में बहुत कुछ मालूम है। उसी सिलसिले में खालिद ने शुबह की बिना पर 3 गदागरों को हलाक किया था, लेकिन उन लोगों का मतलूबा दुश्मन उनकी निगाहों से बचकर हथियारों के जखीरे को तबाह करने में कामयाब हो गया। पुलिस उल्टा लटका कर 3rd डिग्री आजमाएगी तो दोनों ही बोल पड़ेंगे। छोटे मुजरमों का मामला है, लिहाजा अपने सर सेहरा बांधने के लिए कोई मुखबरी का जिक्र नहीं करेगा और A2 बुखला कर रह जाएगा। बाकी बहुत अच्छी तजवीज़ है, लेकिन मालूम होता है कि आपने इस पर पहले गौर नहीं किया। ये कैसे अंदाजा लगाया तुमने? इस तरह तो आप कराची आने वाली सारी हीरोइन पकड़वा सकते थे। वो पूरा निज़ाम बहुत महफूज है। जब तक माल मेरी या मेरे किसी आदमी की तहवील में आने वाला ना हो, कुछ मालूम नहीं होता कि शहर में किस रास्ते से कितना माल आ रहा है। फिर मैं उसके कमरे से उठाया। मेरे पास वक्त कम था। मैं अपना काम निपटाने के बाद जल्द अज जल्द कराची रवाना होना चाहता था, ताकि हालात खराब होने से बेशतर दोबारा अपनी जगह संभाल सकूं। सुल्तान शाह मेरी तजवीज़ सुनकर झूम उठा। बस ऐसे काम होते रहे तो मेरा दिल लगा रहेगा। फोन कहाँ से करोगे? डायरेक्टरी से नंबर लेकर बाहर चलेंगे, फिर एक चक्कर उधर का भी हो जाएगा। अखबार में तो बड़ा धूम धड़का है तुम्हारे कारनामे का, अपनी आंखों से भी देख लूंगा। डायरेक्टरी से IG, DIG और 2-3 दूसरे आला अफसरान के फोन नंबर लेकर हम होटल से बाहर आ गए। थोड़े ही फासले पर जनरल पोस्ट ऑफिस था। मैंने नंबर डायल करने शुरू किए तो पुलिस के आला अफसरान में से कोई भी दफ्तर में मौजूद नहीं था। आखिर मैंने मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाकर SHO को वो मालूमात फराहम की तो उसका पूरी इखलाक लबो लहजा मेरे लिए काबिल रश्क था। वो बेचारा गुफ्तगू को तूल देने का मुतमनी था, लेकिन मैं तवालत के मुजम्मरात से आगाह था। हमारा मुल्क लाख पसमानदा सही, लेकिन पुलिस वालों के मुतालबे पर चाहे टेलीफोन वाले उन्हें इस बूथ का सुराग फराहम कर ही देते जहां से मैं बात कर रहा था। लिहाजा मैंने काम की बात पूरी करते ही रिसीवर क्रैडल से लटका दिया। उस काम से निपट कर हम रिक्शे के जरिए जाए वारदात की तरफ रवाना हो गए। मेरा ख्याल था कि रिक्शा जली हुई इमारत से चंद फरलांग दूर रुकवा लिया जाएगा, लेकिन वहां तो दूर तक रास्ता बंद था। गलियों में और रास्तों में इंसानों के सर ही सर नजर आ रहे थे। फिजा में धुआं और बारूद की तेज बू रची हुई थी। किराया अदा करके हम आगे बढ़े तो ऐसा मालूम हुआ जैसे सारा लाहौर A2 की स्याबख्ती की इब्तिदा का तमाशा देखने वहां उमड़ आया हो। रफ्ता रफ्ता हजूम नाकाबिले अबूर होता चला गया, लेकिन हम लोगों के तबसरों की परवाह किए बगैर कंधों और कोहनियों से रास्ता बनाते आगे बढ़ते ही रहे और आखिरकार वो इबरतनाक मंजर निगाहों के सामने आ ही गया। पूरी वसी इमारत जलने के बाद जमीन बोस हो चुकी थी। पास जगह मलबा सतह जमीन से भी नीचे नजर आ रहा था। हर तरफ सुर्ख रंग के फायर इंजन नजर आ रहे थे और नीली वर्दियों वाले कारकुन तेज दहारों के साथ कसीफ धुएं उगलते हुए मलबे पर पानी फेंक रहे थे। पुलिस की भारी नफरी ने मलबे के गिर्द वसी घेरा डाला हुआ था। उस घेरे में बहुत सी फौजी गाड़ियां और वर्दियां भी नजर आ रही थी। शायद असलह और बारूद की मौजूदगी की बिना पर शहरी हुकाम ने फौजी माहिरीन की मदद तलब कर ली थी। मेरी निगाहें पुरशुगु इमारत के गलीज मलबे पर जमी हुई थी, मगर कान गर्दोपेश के तबसरों पर लगे हुए थे। लोग जो कुछ कह रहे थे, अगर वो सच ही था तो कुदरत ने मेरे हाथों एक बड़ा काम अंजाम दिलवा दिया था। लोगों के कहने के मुताबिक धमाकों से पूरा इलाका लर्ज उठा था। 2 कमजोर मकान गिर गए थे। शीशे तो न जाने कितने मकानात के टूटे थे। हमें वहां खड़े चंद मिनट गुजरे होंगे कि अचानक ख्वाबिदा मलबे में एक होलनाक धमाका हुआ। स्याह लंबे और धुएं की एक तवीलो अरीज चादर फिजा में उठती चली गई और मजमा में भगदड़ मच गई। मैं सुल्तान शाह का हाथ थामने के लिए पलटा तो उसका दूर दूर तक कोई पता नहीं था। उस भगदड़ में सुल्तान शाह को तलाश करने की कोशिश हमाकत के मुतरादिफ होती,
लिहाजा मैंने भी वो मखदूद जगह छोड़ दी। मेरे जहन में रह रहकर यही सवाल चुभ रहा था कि A2 से ताल्लुक रखने वाली इस इमारत में असला और बारूद की मौजूदगी का क्या मतलब था। मैंने असलहा की गैर कानूनी तिजारत के पहलू पर बहुत गौर किया, लेकिन वो नजरिया किसी भी तरफ फिट होता नजर नहीं आया। बात हेर फेर के बाद वहीं नजर आती थी कि A2 जैसा मोहतात और मुनज्जम आदमी जब हेरोइन की थोड़ी सी मिकदार स्मगल करके करोड़ों का नफा हासिल करने पर कादिर था, तो उसे क्या जरूरत थी कि वो असलहे की स्मगलिंग के पुरखतर काम में मुलव्वस होता। बज़ाहिर इम्कान नजर आ रहा था कि A2 को अपनी ख्वाहिश के बरक्स किसी दो तरफा समझौते के तहत असलहा के मामलात में मुलव्वस होना पड़ा होगा। मैंने बजाते खुद उस वीरान इमारत का जायजा लिया था, लेकिन अंदरूनी हिस्सों में कहीं भी ऐसे आसार दरियाफ्त करने में कामयाब नहीं हो सका था जिनसे पता चलता हो कि वह इमारत किसी के इस्तेमाल में रही हो। खास तौर पर फोन पर तने हुए मकड़ी के चाले से तो यही जाहिर हो रहा था कि महीनों से किसी शख्स ने उस इमारत में कदम रखने की जुर्रात नहीं की थी। A2 जो कोई भी था, बहुत ज़हीन और मजबूत असाब का मालिक था। मेरे हाथों सिकंदर अली मारा गया, फिर मिट्टा खान ने खुदकुशी कर ली। उसकी हवेली से फौजी हुकाम ने MT-300 बरामद कर लिया, जिसके नतीजे में बालाई सतह पर मवासाती राब्ता बिखर कर रह गया था। लेकिन A2 साबित कदमी के साथ अपने काम में मशगूल रहा। अब लाहौर में उसके खिलाफ यक बयक कार्रवाइयों का आगाज हो गया था। फोन वाली वैरान इमारत का रखवाला मेरे खिलाफ मुजाहमत करते हुए अपने ही चाकू से बुरी तरह जख्मी होकर हलाक हो गया था। इमारत को मैंने नजर आतिश कर दिया और उस आतिश जनी के नतीजे में न सिर्फ इमारत खाक हुई और असलहा तबाह हो गया, बल्कि आला मकामी हुकाम भी उस इमारत से ताल्लुक रखने वालों की तरफ मुतवज्जा हो गए होंगे। दूसरी तरफ गजाला मुलाजमत की तलाश में बरह रास्त एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के दफ्तर में जा पहुंची। उस इदारे से यकीनी तौर पर A2 के वसी मफादात वाबस्ता थे, लिहाजा वहां का करता धरता अजनबियों के बारे में बहुत मोहतात था। गजाला उसे अपनी तरफ से मुतमिन करने में कामयाब नहीं हो सकी और नसीर खान ने एक मशकूक लड़की के बारे में कमाल या ब्लैक गन को इत्तला दे दी, और वो इत्तला यकीनी तौर पर मुख्तलिफ मराहिल से होती हुई A2 तक जरूर पहुंची होगी, क्योंकि उसका निज़ाम ऐसा था कि वो किसी न किसी तरह छोटी से छोटी बात से भी बाखबर रहता था। फिर गजाला के अगवा की कोशिश हुई, जिसे सुल्तान शाह की बेबाकाना मुदाखलत ने बुरी तरह नाकाम बना दिया। उसके हाथों पिटने वाले ने इश्तियाल के आलम में 3 ऐसे गैर मुतल्लका आदमियों को सरेआम मरवा दिया जो अपने कदुकामत और फटे हुए लिबास की बिना पर सुल्तान शाह से मुशाबा थे। फिर एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का अमली सरबराह नसीर खान हमारी जद में आ गया। वो A2 से वाकिफ नहीं था, लेकिन ये जरूर जानता था कि वो जिन लोगों के लिए काम कर रहा था वो अपनी सफ़ों में किसी ऐसे आदमी का वजूद बर्दाश्त करने के आदी नहीं थे जिसके वफादारी पर उन्हें जरा भी शक व शुबा हो। खुद मुझे भी तारिक मरहूम के मामले में A2 के संग दिलाना फैसलों का तजुर्बा हो चुका था, लिहाजा नसीर खान की तरफ से मुझे पूरा यकीन था कि वो किसी भी सूरत में मेरी मुदाखलत और बाज पुरुष का मामला अपनी जात से आगे नहीं बढ़ाएगा। A2 के मफादात पर आखिरी जर्ब लगाते हुए मैंने पुलिस के महकमों को भी फरीक बना लिया था और नसीर खान से मिलने वाले 2 नाम आतिशज़दगी की वारदात के हवाले से पुलिस तक पहुंचा दिए थे। मुझे पूरा यकीन था कि मुतलका पुलिस अफसर ने अपनी फरशनासी का मुजाहरा करते हुए रात ही में दोनों को धर लिया होगा। फोन नंबर के हवाले से कमाल तक रसाई बहुत आसान थी और खालिद गालिबन लाहौर का कोई मशहूर गुंडा था। उन्हें तहवील में लेते ही पुलिस वालों ने अपने रवायती अंदाज में तशद्दुद अमेज बाज पुरुष का सिलसिला शुरू कर दिया होगा। अब ये दोनों की कुव्वत बर्दाश्त पर मुनहसर था कि पुलिस की मार के सामने क्या कुछ एतराफात करते थे। आतिशजनी के मामले से वो वाकई लाताल्लुक थे, लेकिन मैंने A2 को उलझाने के लिए पुलिस अफसर को यही बताया था कि वो दोनों इमारत को आग लगाने वाले की तलाश में इंतकामन शहर में कत्ल व गारत करते फिर रहे हैं और ऐसे हर शख्स को हलाक करने पर तुल गए हैं जो उनका मतलूबा दुश्मन से जरा सी भी मुशाबत रखता हो। देखना यह था कि उन कार्रवाइयों का A2 पर क्या असर होता है। A2 के लिए तसव्वुर करना भी मुहाल होता कि उन कार्रवाइयों के पैसे पुश्त मेरा हाथ कार फरमा है। खराबी बस ये थी कि गजाला उसके आदमियों की निगाहों में आ गई थी। सारे गोरख धंधे की इब्तिदा उस फोन नंबर से हुई थी जिस पर मैं मखसूस औकात में A2 से बात किया करता था। MT-300 का इस्तेमाल तर्क करने के बाद उस नंबर की अहमियत बढ़ गई थी, लेकिन इमारत की तबाही के बाद वो नंबर नाकारा होकर रह गया था। वाक़यात के तसलसल से कोई भी यह क्यास नहीं कर सकता था कि कोई फोन नंबर के जरिए सुराग लगाकर उस इमारत तक पहुंचा होगा। A2 के जाविया से ये पूरी सूरत हाल कुछ यूं बनती थी कि गजाला किसी गुरोह की रुकन थी और वो गुरोह किसी बना पर A2 के मफादात के दर पे हो गया था। लिहाजा गजाला ने एशियन सिंडिकेट लिमिटेड में मुलाजमत हासिल करने की कोशिश की। जब ये कोशिश नाकाम हुई तो उसके साथियों ने रखवाले को हलाक करके इमारत को आग लगा दी। उन्हें यह किसी पुलिस अफसर को भी अंदाजा नहीं हो सकता था कि मरने वाला अपनी बदनसीबी का शिकार हुआ था। उन हालात में हमारा लाहौर में रहना खतरनाक हो सकता था। एक तरफ गजाला की शिनाख्त का खतरा था और दूसरी तरफ मेरी कराची से गैर हाजिरी का राज फाश हो जाने का अंदेशा था। भीड़ भाड़ से बाहर आने के बाद मैं अनारकली की तरफ रवाना हो गया ताकि गजाला के लिए बुरका खरीद सकूं। हमारे मुआशरे में खवातीन में बुरके या इसी किस्म के पर्दे का रवाज बहुत तेजी के साथ खत्म हो चुका है।
बुरका की खरीदारी के बाद मैं होटल पहुंचा तो सुल्तान शाह पहले ही वहां मौजूद था। मैं सीधा उसी के कमरे में जा पहुंचा। तुम कहाँ रह गए थे? दरवाजा खोलते ही उसने हैरत के साथ सवाल किया। मैं रह गया था या तुम मुझे छोड़कर भाग निकले थे? मैंने उसे उसीलिए निगाहों से घूरते हुए कहा। वो बेसाख्ता हंस पड़ा। भागते हुए लोगों के रेले में फंस गया था। दिमागों के साथ मलबा दूर दूर तक उड़ रहा था। उससे पहले भी मलबे की बुछाड़ से कई तमाचाई जख्मी हो चुके थे, इसलिए वहां भगदड़ मची थी। हम अब पहली परवाज से कराची लौट रहे हैं। मैंने कुर्सी संभालते हुए कहा। जरा ये देख लो। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी करके एक मकामी अखबार का एक सफा सामने कर दिया। सुर्खी देखते ही मैं चौंक पड़ा। मोटे मोटे हरूफ में मुल्क की तबाही की हौलनाक साजिश का इंकशाफ मौजूद था और इस इंकशाफ का रिश्ता अमारत में आग लगने की वारदात से जुड़ा गया था। मैंने सिगरेट सुलगाकर जल्दी जल्दी पूरी खबर पढ़ डाली। मतन में मेरे लिए बहुत से दिलचस्प निकात मौजूद थे, लेकिन सुर्खी से मुतल्लिका मवाद कहीं नजर नहीं आया। बस खबर के आखिर में एक सतर में नामा निगार ने उस उम्मीद का इजहार किया था कि असलहे की मौजूदगी का सिलसिला यकीनी तौर पर मुल्क की तबाही की किसी हौलनाक साजिश से मुतल्लिक था। ये कोई नई बात नहीं थी। सनसनीखेजी के जरिए सहाफत को कामयाब कारोबार बनाने वाले मुल्क भर में बिलअलूम यही कर रहे हैं। हर खबर का उन्वान ढूंढ कर जमाया जाता था ताकि कारीन को सुर्खियों में उलझाकर बोगस मतन का खरीदार बनाया जाए। बासुका तो यूं भी होता था कि सुर्खी का पूरी खबर में जिक्र भी ना होता था। उस इदारे ने शहर की सनसनीखेज फिजा से फायदा उठाने के लिए वो खबर छापी थी जिसमें आम कारीन के लिए कोई खास बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत सी अहम इतला थी। क्या सोच रहे हो? मुझे खामोश पाकर सुल्तान शाह ने टोका। यही कि इस खबर में कौन सी अहम बात छुपी है? मैंने हल्के से तंजील लहजे में कहा। सारी खबरें पढ़ी हैं या एक ही खबर पढ़कर मुआकबे में चले गए थे? उसने खुश दिली से पूछा। और इस बार मैंने एक गोशे में वो छोटी सी अहम तरीन खबर देख ली। चाहे सुर्खी के ज़मन में मेरे लिए बहुत सी इतलात मौजूद थी। शदीद आतिशजनी और पूरी इमारत की बर्बादी के बावजूद उसकी मलकियत का कोई दावेदार सामने नहीं आया था। पुलिस शहरी इदारों से रुजू करने के इम्कानात का जायजा ले रही थी। वहां से मिलने वाली लाश की शिनाख्त भी नहीं हो सकी थी। पुलिस ने शुबा की बुनियाद पर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया था। बकिया कार्रवाई के लिए मलबे में होने वाले बारूदी धमाकों के खात्मे का इंतजार था ताकि आतिशगीर मादों के फौजी माहिरीन मलबे का जायजा लेकर उसके गैर मकदूश होने का ऐलान कर सके। उसके बाद ही मलबे वगैरह की तलाशी लेकर बचे कुछ आसार की बिना पर तफ्तीश की कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। तफ्तीश की कार्रवाई आगे बढ़ानी मुमकिन थी, लेकिन छोटी खबर में वाज़ेह तौर पर दो जाने पहचाने नाम दर्ज थे। आतिशजनी के वारदात के बाद पूरी शहर की पुलिस हरकत में आ गई थी और मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के फर्द शनास SHO ने अपने खसूसी जाती जराए से खोज निकाल कर कमाल नामी एक मुश्तबा मुलजिम को हिरासत में ले लिया था। उसी के साथ मज़कूरा अफसर को एक और नाम का इल्म हुआ। कमाल से बड़ी बाज पुरस की गई तो उसने बुखलाकर दूसरे मुलजिम खालिद से अपने ताल्लुक का एतराफ़ करते हुए उसकी कमीनगाह की निशानदेही कर दी और उसे भी फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से और इब्तदाई बाजपुरस के बाद रात गए दोनों मुलजिमों को हवालात में बंद कर दिया गया। सुबह सवेरे जब पुलिस स्टेशन पर जिम्मेदारान अफसरान मौजूद नहीं थे और निचले अमले के अराकीन भी आराम कर रहे थे, एक शख्स खाने का कुछ सामान लेकर थाने पहुंचा और मुलजमान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे पहरे पर मामूर सिपाहियों ने सख्ती से रद्द कर दिया। वो लोग अच्छी तरह जानते थे कि ताज़ा कैदियों से मुलाकात की इजाज़त खिलाफ मसलहत होती है। अदालत से जिस्मानी रिमांड हासिल करने से पहले ही मुलजिम की बही ख्वाहों को तशद्दुद का इल्म हो जाए तो अदालत से रिमांड लेना दुश्वार हो जाता है। उस खालिस तकनीकी बुनियाद पर मुलाकात की तो इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन अजनबी का लाया हुआ खाना उस पैगाम के साथ मुलजिमान तक पहुंचा दिया गया कि खातर जमा रखें, जल्द ही उनकी जमानत करवा ली जाएगी। खाना खाते ही दोनों मुलजिमों की हालत अचानक बिगड़ने लगी। पहरेदार समझे कि वह हवालात का दरवाजा खुलवाने के लिए मकर कर रहे हैं और वह दरवाजा खुलते ही फरार की कोशिश करेंगे। उससे बेशतर के जिम्मेदार अफसरान मौका पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल की संगीनी का अंदाजा लगाते दोनों ने चंद ही मिनट में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। पुलिस मरने वालों के लिए खाना लाने वाले की तलाश में थी। मैंने गहरा सांस लेकर अखबार एक तरफ डाल दिया। तारक की जात से A2 को तंजीम के लिए खतरात लाहक होते महसूस हुए तो उसने C1 के हाथों उसको संग दिली से हलाक करवा दिया। अब फिर उसने वही हरकत दोहराई थी। मरने वाले उसके आदमी थे। उसे हरगिज यह गवारा नहीं था कि उसका कोई आदमी पुलिस की निगाह में आए, जबकि कमाल और खालिद को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया था। A2 को खदशा रहा होगा कि वो दोनों पुलिस के तशद्दुद के सामने हथियार न डालते, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उसने दो टोक फैसला सादिर कर दिया। सूरत-ए-हाल यक बयक संगीन हो गई है, मैंने तशवीश से लहजे में कहा, लेकिन इस तरह तुमने अपने दुश्मन को खुद अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया है। सुल्तान शाह ने कहा, शायद वो सारे फसादात खामोशी से बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अपने दो आदमियों से हाथ धोने का फैसला उसने बड़े दुख के साथ किया होगा। मैं आहिस्ता से हंस दिया। वो बहुत बेदर्द इंसान है, बहुत ठंडे माथे के साथ ऐसे दो टोक और जालमाना फैसले सादिर करता है। ये तुमने कैसे कह दिया कि मैं उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर बैठा हूँ? उसके दो खास आदमी जो पकड़े गए हैं, मैं तो उनके वजूद से भी लाइल्म था। मैंने उसकी दलील सुनकर पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। गजाला के मामले में वो सामने आए और कैफरे किरदार को पहुंच गए, उसमें मेरी निशानदेही का सवाल ही पैदा नहीं होता।
सारी तवज्जो गजाला की तलाश पर मरकूज रहेगी। उसके बारे में मोहतात रहना होगा। क्यों न नसीर खान का रद्दअमल देखा जाए। सुल्तान शाह ने कहा, अब तक तो वो भी इन दोनों के हशर से बाखबर हो चुका होगा। यकीनन खौफ सदा होगा। मैंने कहा, अगर किसी को यह भनक भी मिल गई कि मरने वालों की निशानदेही नसीर खान ने की थी तो उसका अंजाम भी मुख्तलिफ न होगा। बात कर लो, आइंदा के लिए लाइन बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त वो दफ्तर में होगा। हो सकता है दफ्तर का फोन उसकी लाइलमी में टेप होता हो। ऐसा हुआ तो वह मौत मारा जाएगा। मैंने कहा, गुफ्तगू तरकीब से शुरू करना खतरा हुआ तो वो अजनबी बना रहेगा, वरना खुलकर बात करेगा। इस वक्त सुल्तान शाह का जहन वाकई खूब काम कर रहा था। लाहौर छोड़ने से पहले एक बार नसीर खान से बात कर लेने में कोई मुजायका नहीं था। नीचे जाकर मैंने काउंटर के बजाय एक तरफ लगे हुए पब्लिक फोन से एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का वो नंबर डायल किया जो मेरे क्यास के मुताबिक बराह रास्त नसीर खान के पास होना चाहिए था। दूसरी तरफ से हस्बे तवक्को नसीर खान ने ही रिसीवर उठाया। जिन आदमियों ने लड़की पर हाथ डालने की कोशिश की थी उनका अंजाम तुमने देख ही लिया होगा। मैंने बदली हुई आवाज में हल्की सी घबराहट के साथ कहा, ओह तुम कौन हो? उसकी आवाज से घबराहट मुतरश्शि थी। हम तक कभी ना पहुंच सकोगे। नकाबों की कोई शनाख्त नहीं होती। पहलियां न बुझवाओ, खुलकर बात करो। पता नहीं तुम किन के अंजाम की बात कर रहे हो। उसकी तरफ से इशारा मिल गया था। फिर भी मैंने वजाहत मुनासिब समझ तो पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा फोन टेप नहीं किया जा रहा? मुतमिन रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। रात तुमने कमाल और खालिद की निशानदेही की थी। मेरी मुखबरी पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, मगर सुबह सवेरे उन्हें हवालात में जहर देकर मार दिया गया। ओह, उसकी तहय्युर अमेज आवाज सरगोशियाना होगी। तुम्हें कैसे इल्म हुआ? बाजार में अखबार बिक रहा है, खरीद कर पढ़ लो। मैंने कहा, यह याद रखना कि तुम्हारी मामूली सी हमाकत या लग्जिश तुम्हें भी इस अंजाम से गुजार कर सकती है। मैं समझता हूँ, बार बार उसे धुराने का कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ से खुश्क लेकिन मुदाफाना लहजे में कहा गया, खुद मेरी सलामती अब इसी में पोशीदा है कि तुम हम लोगों की गिरफ्त में ना आओ। इस सिलसिले में मैं तुम्हें होशियार करना चाहता हूँ। वो लड़की तुम्हारे लिए दुश्वारियां पैदा कर सकती है। कौन लड़की? जो तुम्हारे साथ थी? जी नहीं, हल्के से तंज के साथ कहा गया, जिसे तुमने मेरे दफ्तर में मुलाजमत हासिल करने भेजा था। मुझे मालूम है उसे तुम ही नहीं तुम्हारे दफ्तर के लोग भी पहचान सकते हैं। मेरा दफ्तरी अमला इन सब घपलों से लाताल्लुक है, लेकिन तुम हमारे काम की नोयत से बखूबी वाकिफ हो। मेरे दफ्तर में एक ऐसा ताकतवर खुदकार कैमरा खुफिया तौर पर नस्ब है जिसके जरिए मैं अपनी मेज की दराज में लगा हुआ बटन दबाकर किसी भी मुलाकाती की तस्वीर ले सकता हूँ और उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं हो पाती। हमें मुश्तबा लोगों के बारे में हमेशा मुहतात रहना पड़ता है। मेरे लिए वो लड़की मशकूक थी और मैंने उसकी तस्वीर ले ली थी। तुम इसे ज़ाया कर सकते हो। उसके इंकशाफ पर मैंने अपने वजूद में खौफ की एक सर्द सी लहर सरायत होती महसूस की। दफ्तर बंद होने के बाद जो शख्स कागजात की फोटोकापियाँ ले जाता है वही कैमरे से फिल्म भी ले जाता है। वो फिल्म कल शाम ही किसी और के कब्जे में जा चुकी थी। मैंने आज आते ही कैमरा चेक किया तो उसमें नया रोल मौजूद था। उस तस्वीर की बुनियाद पर वसी पैमाने पर उसकी तलाश शुरू हो सकती है। तुम कह सकती हो कि वो तस्वीर किसी और की थी। मामला तब चाहेगा। इस वक्त मैं हकीकी तौर पर ज़हनी दबाव में आ गया था। उस वक्त सुल्तान शाह के मशवरे पर नसीर खान को फ़ोन करना बहुत सूदमंद साबित हुआ था, वरना मैं उस अहम तरीन पहलू से बेखबर ही रहता। मेरे बस से बाहर है। रिसीवर में उसकी माजरत ख्वाना आवाज़ उभरी। जब मैंने दफ्तर से फ़ोन पर कमाल को उस लड़की की आमद से आगाह किया था तो उसी वक्त कह बैठा था कि मैंने लड़की की तस्वीर ले ली है, खैर मैं उसे भी देख लूंगा। उसी वक्त बराबर वाले बूथ में एक औरत आ खड़ी हुई। मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। चंद सानियों तक मैं खाली और ज़हनी के आलम में वहीं खड़ा रहा। फिर जब सोचने समझने की सलाहियत दोबारा बहाल हुई तो मैंने वहीं से फ़ोन पर दोपहर की परवाज से अपनी 3 नशिस्तें बुक करवाईं। टिकट हमारे पास मौजूद ही थे क्योंकि कराची से मैंने 2 तरफा टिकट खरीदे थे। मैंने सुल्तान शाह को नई इतला नहीं सुनाई, लेकिन उसे फौरी तौर पर होटल छोड़कर एयरपोर्ट पहुंचने की हदायत कर दी। उसे कराची पहुंचने के बाद भी हम दोनों से अलग रहकर तनहा घर पहुंचना था। उससे फारिग होकर मैं गजाला के पास पहुंचा तो मुख्तसर सामान समेटकर वापसी के लिए तैयार नजर आई। ये क्या है? उसने मेरी लाई हुई थैली को देखकर सवाल किया। बुर्का, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। उसी के साथ मैं नाकदाना निगाहों से उसके खुदोखाल और सरापा का जायजा ले रहा था। मेरा ख्याल था कि कुदरत ने उसे ऐसे ही बेपनाह हुस्न और जिस्मानी मुतनासिब से नवाजा था कि एक बार देखने वाला दोबारा नहायत आसानी से उसे शनाख्त कर सकता था। यह मेरा पहला मौका होगा। खिलाफ तवक्को उसने किसी मुज़ाहमत के बगैर कहा, बुरके में शदीद उलझन होगी, हो सकता है चाल ही बदल कर रह जाए। मजबूरी है, मैं निशाने उचका कर कहा। न सिर्फ बुरका पहनना होगा बल्कि किसी सुगड़ बीबी की तरह नकाब भी गिराए रखनी होगी। अपने घर पहुंचने के बाद ही इससे जान छूट सकेगी।